एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी है। अभी हमारे साथ पटना के हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार ठाकुर जी हैं। अभी कुछ दिनों पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के देश के अध्यक्ष मनन मिश्रा जी आए थे पश्चिमी चंपारण में, और वहाँ वकीलों के बीच में एक बड़ा कार्यक्रम राकेश ठाकुर जी के द्वारा आयोजित करवाई गई थी। तो हमारे बीच अभी उपस्थित है राकेश कुमार ठाकुर जी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं पटना हाई कोर्ट के और भाजपा चुनाव आयोग संपर्क समिति जो है उसके प्रदेश के संयोजक हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या लगता है सर इस बार हम बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। पश्चिम चंपारण में हम आज बुधवार से पटना से यहाँ पर आए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। यहाँ का जो माहौल देख रहे हैं, पिछले बार से भी अधिक मतों से जीतेंगे। और जो कुछ भी कमी थी, कल प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद उत्साह का जो माहौल है वो गजब का है। इस बार जीत सुनिश्चित है और अधिक मतों से होगी। मैंने पिछली बार जितने मतों से आप जीते थे उससे ज़्यादा मतों से जीतेंगे। गजब का उत्साह है इस बार। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के बाद भी जो लोग लौटे हैं, उसके बाद क्षेत्रों में जो हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और जो फीडबैक आ रहा है, उसमें एनडीए के उम्मीदवार जो हैं मोतिहारी, बेतिया, सीहोर और वाल्मीकि नगर चारों जगह से अपार वोटों से हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, और ताकि मोदी सरकार बने और बिहार से मजबूत स्थिति में 40 की 40 सीट जाएगी। अच्छा सर, क्या आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है पश्चिमी चंपारण में? एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बेतिया में हम घूम रहे थे, हम 4-5 दिनों से, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अभी जो चुनाव हो रहा है एनडीए के खिलाफ, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं यहाँ जो लड़ाई लड़ रही है, सब लोगों को दिख रहा है कि एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ कौन रहा है। और ये लोग जीत कर जाएंगे तो क्या करेंगे, देश में सरकार कैसे बना पाएंगे। देश के विकास के लिए अस्थाई सरकार का होना जरूरी है, जो दूर दूर तक महागठबंधन में नहीं दिख रहा है। आम लोग भी यह बात बोल रहे हैं कि ये लोग जब जीत के जाएंगे तो 1 साल के लिए प्रधानमंत्री, फिर दूसरा प्रधानमंत्री, फिर तीसरा प्रधानमंत्री, और तीसरे प्रधानमंत्री के पहले ही चुनाव हो जाएगा। ये लोग भली भांति जानते हैं बार बार चुनाव होने से देश का विकास अवरुद्ध होता है और देश में डिसीजन लेने की भी शक्ति नहीं रह पाती है अस्थायी सरकारों में। इसलिए देश के विकास के लिए एनडीए सरकार का होना जरूरी है। देश के विकास के लिए एनडीए सरकार का होना जरूरी है। चलिए, ये बातें राकेश जी ने अपनी तरफ से कही। कुछ तीखे सवाल। 1991 से पश्चिमी चंपारण पे एक ही परिवार का कब्जा है, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? देखिए सर, इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा, 91 से ठीक है कि मनन जायसवाल जी लड़े, फिर संजय जायसवाल जी लड़ रहे हैं, लेकिन उसको आप इस संदर्भ में मत लीजिए। 91 के बाद ठीक है भाजपा की सुधरी है, तो आप बोल रहे हैं कि भाजपा की जब इसी सुधरी है फिर एक ही परिवार का कब्जा क्यों। मेरा ये मानना है, इसको इस रूप में लीजिए कि परिवार पार्टी जब दुर्दीन के दिनों में दी, जब जनसंघ था, तब भी इसी परिवार के लोग लड़ते थे। और उस समय पत्रकार महोदय, उस समय लड़ना नहीं भिड़ना होता था, तो भिड़ने के लिए भी जायसवाल फैमिली ही था। भवानी शंकर जायसवाल जी लड़ते थे, उसके बाद मनन जायसवाल जी भी लड़े हारे, तो भिड़ने के लिए समय भी यही फैमिली था। और भाजपा की जो स्थिति आई है, हमारे पास उनसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए जीत सुनिश्चित होना चाहिए। और पार्टी के प्रति वफादार लोगों को आना चाहिए, पार्टी के प्रति वफादारी, निष्ठा के प्रति वफादारी और जीत सुनिश्चित होना, ये दोनों सब देखने के बाद। तो क्या मतलब एक ही परिवार है पश्चिमी चंपारण में जो पार्टी के प्रति वफादार है, बाकी लोग पार्टी के प्रति वफादार नहीं है? सब लोग वफादार हैं, लेकिन जितने लोग हैं उसमें से हमको ये उम्मीदवार मन लोकप्रिय लगते हैं, अनुकूल लगते हैं, और इसलिए इनको दिया जाता है। दोनों ही स्थिति में ये हमारे लिए अनुकूल हैं। दोनों स्थिति में अनुकूल हैं। एक बात हम जानना चाहेंगे, परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी हमेशा विपक्ष पे लगाते रहते हैं, तो क्या पश्चिमी चंपारण में परिवारवाद का आरोप आपके ऊपर नहीं है? परिवारवाद का जो आरोप लगता है या प्रधानमंत्री लगाते हैं, या देश में कंसेप्ट जो बना है, उसकी मूल भावना ये है कि किसी पार्टी में जो की पोस्ट है वो एक परिवार के अंदर नहीं जाना चाहिए। जैसे लालू जी का परिवार, मुलायम सिंह के परिवार, करुणानिधि के परिवार, फारूक अब्दुल्ला का परिवार, ममता बनर्जी भी अपने भतीजे को आगे ला रही हैं, मायावती में भतीजे को आगे ला रही हैं। इस तरह मैं
की पोस्ट जो होता है वो एक परिवार के आगे आता है, उसको वो वो वंशवादी राजनीति का वो एक तरह से प्रतीक बन जाता है, उसको रोकना है। जहाँ तक एमपी और एमएलए बनने की बात है, जब वो परिवार शुरू से हमारे साथ रहा है, जब हमारे जनसंघ में हमारी लड़ाई, जो पहले ही बोले हम जी, लड़ना नहीं भिड़ना होता था, अपनी संसाधन से अपने धनबल से लड़ाई लड़ना होता था, उस समय भी जब ये परिवार हमारे साथ था। अब जब वो स्थितियाँ अनुकूल है और वो सब दृष्टिकोण से पार्टी में वो लोग काम करते रहे हैं, पार्टी के वर्कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं। संजय जायसवाल जी भी जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, डॉक्टर मदन जायसवाल जी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहकर पार्टी के संगठन में काम किए हैं, तब यहाँ पर ये आरोप साबित नहीं होता है। मतलब परिवारवाद के आरोप को इन्होंने खारिज किया। अब एक बात तो हम लोगों के समझ के बाहर है कि अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एक परिवार के थे तो वो परिवारवाद है, और यहाँ भवानी प्रसाद जायसवाल, मदन जायसवाल, संजय जायसवाल ये परिवारवाद नहीं है। खैर एनीवे, चलिए इस चीज को यहाँ बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैश्य मतदाता, जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है, वैश्य मतदाता भारतीय जनता पार्टी के आपके उम्मीदवार से खासे नाराज हैं, और डेवलपमेंट, विकास का ऐसा कौन सा कार्य डॉक्टर मदन जायसवाल के द्वारा किया गया जिसके चलते, डॉक्टर संजय जायसवाल के द्वारा किया गया जिसकी वजह से उनको इस बार फिर जनता वोट दे। अभी आप सेमरा स्टेशन से, मैंने बेतिया लोकसभा, पश्चिम चंपारण लोकसभा में जितना स्टेशन है सेमरा, अभी जो मैं घर सेमरा से आता हूँ, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। सेमरा स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस रुक रही है, वहाँ से आप राजधानी के लिए ट्रेन पकड़िए, पटना पहुँचिए, वहाँ काम कीजिए, फिर वापस आइए। ये विकास नहीं है। अभी आप सेमरा से आइए, चैलाहाँ से आने में मोतिहारी 5 से 7 मिनट का समय लगता है, फ्लाईओवर बन गया, ये विकास नहीं है। छावनी के ऊपर जाम लगता था, वहाँ फ्लाईओवर बन गया, ये विकास नहीं है। इसको विकास नहीं कहेंगे। फिर वैश्य मतदाता के बारे में आपने बोला, वैश्य मतदाता कैसे नाराज हैं, कोई ये बताइए, कोई कारण, किसी कॉर्नर से नाराजगी होने क्या कारण है? हमको तो नहीं लगता है। हम लोग जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसे तो हमारा वेश वोट है, वो कैसे नाराज होगा? वो हमारे साथ है, और वो हम उत्साह से, पूरे उमंग से इनको जिताने के लिए कमर कसे हुए हैं। नहीं, आपने जैसे बताया कि ओवर ब्रिज बन गया, सड़कें बन गई, तो खैर ये तो निश्चित तौर पे डेवलपमेंट के रास्ते में आता है। ऐसा कौन सा काम हुआ जिसकी वजह से रोजगार के अवसर बढ़े? रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी हमारे सांसद महोदय के द्वारा चनपटिया क्षेत्र में काम शुरू किया गया है। रोजगार के क्षेत्र में जो मोतिहारी में रोजगार बढ़ा है या बेतिया में रोजगार बढ़ा है, सभी जगह जो रोजगार बढ़ाने की स्थिति है, हमारा आवागमन जो रोड बन रहा है और आने जाने की सुविधा जो बढ़ रही है, देश विदेश में, देश में एक देश से एक जगह है दूसरी जगह के लिए आवागमन की सुविधा, ये सब रोजगार पैदा ही करता है। अगर एक जगह बैठे रहेंगे, जाने की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो हम रोजगार कहाँ हो पाएगा? सर, आपको पता है कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में कितने मजदूरों का पलायन हुआ है, कितने % मजदूरों का पलायन हुआ है अभी तक बाहर? पलायन हमेशा से होता रहा है, जहाँ काम होता है वहाँ पलायन हमेशा से होता रहा है। तो आप लोगों ने पलायन को रोकने के लिए क्या किया? आज जो किसान हैं, जो किसान खेती कर रहे हैं, उनको मजदूर नहीं मिल रहे हैं, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, मजदूर बाहर जा रहे हैं, उनको वहाँ काम मिल रहा है, उनको यहाँ से अधिक पैसा मिल रहा है, यहाँ से आवागमन की सुविधा बढ़ गई है, तो वो जा रहे हैं वहाँ पैसा कमा। सबको ही अपना अच्छा सोचता है, हमको जहाँ अधिक पैसा मिलेगा वहाँ हम जाएंगे। स्वाभाविक है, वहाँ यहाँ से जब जाने की सुविधा मिलेगी तो यहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ जाकर पैसा ही तो कमाते हैं। जाने की सुविधाएं तो पहले भी थी, ऐसा थोड़े है कि नहीं थी। मान लीजिए सेमरा में गाड़ी रुकनी शुरू हो गई तो ये सेमरा से पटना जाने वाले लोगों के लिए लाभ हो गया, लेकिन जिनको लुधियाना जाना है, जिनको पंजाब जाना है, जिनको तमिलनाडु जाना है, उनके लिए तो पहले भी ट्रेन उनको पटना से या फिर मुजफ्फरपुर से जाके पकड़ना पड़ता। पहले मोतिहारी से उतना ट्रेन खुलती थी पंजाब के लिए या लुधियाना के लिए, जो अब खुल रही है। पटना जितना एक्सप्रेस ट्रेनें खुलती थी अभी खुल रही है। अच्छा सर, ये बताइए, पलायन को रोकने की कोई योजना है क्या आप लोगों के पास? पलायन को रोकने के लिए रोजगार बढ़ाना होगा। रोजगार बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने पहले भी काम किया, अब काम कर रही है। हमारे मोदी जी बोले हैं कि इस बार की जो 10 साल जो था, वो पहले के सरकारों के गड्ढा को जो खराब काम किया गया था तो रोकने के लिए था। इस बार जो काम करेंगे, हम स्थायित्व के लिए काम करेंगे, बेरोजगारी दूर को इसके लिए काम करेंगे, पलायन रुके इसके लिए काम करेंगे। अभी तक के 10 साल जो था, वो तो पहले की सरकारों के द्वारा जो काम नहीं कर पाया गया था या कम काम किया गया था, उसको गड्ढे को भरे हैं हम लोग। इस बार सही तरीके से नया प्रिंट तैयार होगा, नई काम होगा, ताकि लोग अपने देश में खुशहाल रहें और पलायन भी रुके और लोगों का विकास भी हो। चलिए, रक्सौल हवाई अड्डा, बिल्कुल, रक्सौल हवाई अड्डा काम शुरू है, काम प्रारंभ हो गया। कब तक जनता के हवाले करेंगे? तो जनता के हवाले, उसका प्रोसेस है,
काम स्टार्ट हो गया। काम जो पहले लोग बोल रहे थे काम स्टार्ट नहीं हुआ, काम स्टार्ट तो हुआ। काम जब स्टार्ट हो गया उसका एक प्रोसेस है, हम कैसे उसको लिमिट कर दें कि 6 माह के अंदर में कर देंगे। लेकिन बिल्कुल हमको लगता है कि ये 2024 है, 24 के अंत में या 25 के शुरुआती में उसका हम लोग को देखने को वहाँ से उड़ान भरना शुरू हो जाएगा, हमको ये लगता है। 24 के अंत में या 25 की शुरुआत में चंपारण को एक और सौगात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलने वाली है। रक्सौल हवाई अड्डा अपने फुल फ्लेज वे में काम करना प्रारंभ करेगा। तो ये थे राकेश जी, जिन्होंने बहुत सफाई के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी बात कही। और एंटी इनकम्बेंसी तो बाजार में दिखती है, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है कि हम पिछली बार जितने मतों से जीते थे उससे ज्यादा मतों से जीतेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए फाइनल पोस्ट, और मैं ज्ञानेश्वर गौतम, नमस्कार।